सो हेलो क्लास, मैं ऋषभ वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने चैनल एग्जामिनेशंस पे। एंड आज हम अपनी बुक का आखिरी चैप्टर करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 का, जिसका नाम ग्लोबलाइजेशंस है। ठीक है। एंड ये पूरा जो सीरीज है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है। जिसमें हमने वन शॉट में लगभग 30 से 40 मिनट की वीडियो में सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने की कोशिश की है। हर एक चैप्टर कोई भी आप देखोगे कोई 1-1.5 घंटे का चैप्टर नहीं है। सारी को सब जो चैप्टर्स हैं सबको हमने सोचा है, हमने कोशिश की है कि सबको कम से कम ड्यूरेशन में बना के आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाए। ठीक है। तो वो हमने कर दिया है एंड ये हमारा आखिरी चैप्टर होने वाला है। 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा एग्जाम था, बट अब एग्जाम ओवर हो चुका है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर। एंड जो आपकी बुक नंबर 2 है उसका भी जल्दी से वीडियो आने वाली है। ठीक है। उस पर भी ये जैसे ही खत्म होगा इसके बाद मैं उस पर भी काम करने वाला हूँ। एंड और भी कुछ आपके लिए मैं प्लान कर रहा हूँ। ठीक है। शुक्र मनाओ अच्छा हो जाए तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा वो। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा ग्लोबलाइजेशन। आई होप अगर आपने इससे पहले पढ़ा होगा तो ये लेक्चर और अच्छा होगा आपके लिए, आपके नॉलेज को और बूस्ट करेगा, आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज सिर्फ सुनो एंड रिवाइज करो। और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो आपको तो और ज़्यादा ज़रूरत है, आप ध्यान से पढ़ो। ठीक है। आपका पेपर मार्च में आई थिंक पॉलिटिकल साइंस का 24 को, एंड अप्रैल में 1 या 2 अप्रैल को है आपका हिस्ट्री का। तो तब तक वो ठीक है, हम कर लेंगे इन दोनों का कवर। एंड अभी इंपॉर्टेंट क्या है, अभी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है आपकी। एंड जो अदर जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत, उन सब का थोड़ा देख लो। अदरवाइज पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी ये सब मैं कवर करा दूंगा और कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम बेसिकली कई चीज़ें पढ़ने वाले हैं। जैसे ग्लोबलाइजेशन का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। क्या हम जो अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है सामान का इधर उधर करना, लेन देन करना, वही होता है और भी कुछ होता है। इसके कॉजेज देखेंगे हम कि क्या क्या रीजन थे बिहाइंड द ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। कंसिक्वेंसेस देखेंगे। ठीक है। कि इसके जो कंसिक्वेंसेस क्या क्या है, अगर ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो उसका रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। इंडिया के कंटेक्स्ट में हम देखेंगे ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। कि इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन का कैसा रिश्ता है। मतलब ग्लोबलाइजेशन हुआ है तो उसको इंडिया, मतलब इंडिया ने कैसे लिया है, ग्लोबलाइजेशन में पार्टिसिपेट किया है या नहीं किया है, पॉजिटिव आउटकम है या निगेटिव आउटकम है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एंड में हमारा जो टॉपिक है वो है रेजिस्टेंस। ठीक है। कि हमने, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कुछ ऐसे लेफ्टिस्ट हैं या राइटिस्ट हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो ग्लोबलाइजेशन को एक अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं मानते हैं एंड इसको रेसिस्ट करते हैं। ठीक है। रेजिस्ट करते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आज के इस छोटे से प्यारे से लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। ठीक है। तो अगर हम कोर कॉन्सेप्ट की बात करें, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। ठीक है। तो आप सिंपल वर्ड में याद रखो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन होता है वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शन। ठीक है। वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हर देश एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। मीन्स आप देख रहे हो अभी कुछ टाइम पहले जो यूएसए था इंडिया पे टैरिफ लगा रखे थे। ठीक है। इंडिया पे उसने टैरिफ लगा रखा था। एंड हमारी इकोनॉमी, हमारे जो ट्रेडर्स हैं जो अपना सामान अपना कपड़ा सेल करते हैं, अपना जो सामान है वहाँ पे सेल करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ठीक है। तो ये क्या है, ये एक पार्ट है ग्लोबलाइजेशन का, कि हमारी कंट्री के कुछ लोग उनकी कंट्री के कुछ लोगों पे डिपेंड है, उस कंट्री पे डिपेंड है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। वर्ल्ड वाइड कनेक्टनेस है, सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि सब लोग आइसोलेशन में जी रहे हैं, इंडिया अकेले जी लेगा तो ग्रो कर जाएगा, ऐसा नहीं होता। सब लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है। इसमें फ्लो होता है, ग्लोबलाइजेशन में फ्लो होता है किस चीज का, आइडियाज का, कैपिटल्स का, कमोडिटीज का, पीपल का। ऐसा नहीं है। देखो अभी तक हम क्या समझते थे, ग्लोबलाइजेशन सिंपली मीन्स होता है कि गुड्स का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है अगर कोई आइडिया फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच रिवोल्यूशन जब हुआ था, ठीक है, कब हुआ था बताओगे, 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा है आपने। ठीक है। नाइन्थ में बहुत अच्छे से पढ़ा है, बताओ कब हुआ था। ठीक है। फ्रेंच रिवोल्यूशन जब हुआ था तो वहां पे आइडिया निकल के आया था इक्वेलिटी का। ठीक है। जस्टिस का, ये सारा आइडिया वहां पे निकला था। एंड फिर वो पूरी दुनिया में फैला। ठीक है। पूरी दुनिया दुनिया में फैला। इंडिया में भी आया, इंडिया के लोगों ने उसके बाद आवाज उठानी चालू की, इक्वेलिटी की बात करनी चालू की, जस्टिस की बात करनी चालू की। ठीक है। तो आइडियाज का भी जो फ्लो होता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, आपने अभी इसी पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में कहीं आपने एक उसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है। अरब स्प्रिंग्स के बारे में। वो क्या था, वो भी तो एक
आइडिया था जो फ्लो किया, कंट्रीज में फ्लो कर गया, ठीक है। तो आइडियाज का भी फ्लो हो सकता है, कैपिटल्स का फ्लो तो होता ही है ग्लोबलाइजेशन में, कमोडिटीज का फ्लो होता है, मतलब गुड्स का, ठीक है, गुड्स का भी फ्लो होता है, लोगों का भी आना जाना होता है, ठीक है, लोगों का भी आना जाना होता है, ठीक है। तो अगर हम एक शॉर्ट में बात करें कि एक लाइन में क्या लिखना है, एक लाइन में होता है कि जो ग्लोबलाइजेशन है एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। इसका कोई एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है कि फिक्स्ड मतलब मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। लोगों का भी मूवमेंट हो सकता है, आइडियाज का भी मूवमेंट हो सकता है, कैपिटल्स का भी मूवमेंट हो सकता है, गुड्स का भी मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड है, वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शन है ग्लोबलाइजेशन का मतलब, ठीक है। समझ में आई बात? अब हम देखते हैं कि कॉजेज क्या क्या थे ग्लोबलाइजेशन होने के, ठीक है। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ऐसा नहीं है कि आज के टाइम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसा हमने बात की कि ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ लोग मतलब कैपिटल का और उसका गुड्स का मूवमेंट नहीं होता, वहां पे आइडियाज का भी मूवमेंट होता है, लोगों का भी मूवमेंट होता है, ठीक है, उसी को हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो ये कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आज का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। हिस्टोरिकल देखें, अगर हम एंशिएंट टाइम में देखें तो हमारे यहाँ चाइनीज लोग आते थे, बुद्धिस्ट के टाइम पे फाहियान आए थे, चंद्रगुप्त के टाइम पे सारे लोग आते थे, ठीक है। तो बहुत एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आइडियाज भी 19th सेंचुरी से फ्लो करके आ रहे हैं अभी तक, ठीक है। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि बहुत ये नया कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन, ये पुराने टाइम से चलता आ रहा है। बट इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे, ये इसको बूस्ट मिली है। बूस्ट कैसे मिली है? बूस्ट मिली है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। पहले देखोगे आप, दो चार लोग मूव करते थे, ठीक है, दो चार लोगों की मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह होती थी, बहुत कम आइडिया इधर उधर होते थे, ठीक है। बट अब क्या है, अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी और एडवांस हुआ है, वैसे वैसे हम देखते हैं कि लोग जहाँ पे पहले मुश्किल से पहुंच पाते थे, जिसको साल भर 2 साल चल के जाओ तब पहुंचते थे, वहां पे आजकल 2-4 घंटे में पहुंच जाते हैं लोग। एक मैसेज इधर से उधर करने में चुटकियों का टाइम लगता है। तो आज के टाइम पे जो ग्लोबलाइजेशन है वो उसको बूस्ट मिला है, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। बट ये कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, ठीक है। हिस्टोरिकल फाउंडेशन की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इसके हिस्टोरिकल फाउंडेशन की बात करेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट पुराना है, बट आज के टाइम पे, ठीक है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में क्या है, इसको बूस्ट मिला है विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे टेलीग्राफ टेलीफोन हो गया, माइक्रोचिप्स हो गया, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन हो गया, इन सब की वजह से आज ग्लोबलाइजेशन जो है वो बूस्ट हो चुका है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज हो चुका है स्केल में, स्पीड में। पहले हम थोड़ा थोड़ा सामान लेके जाते थे, हम पूरा हवाई जहाज भर के एक जगह से दूसरी जगह सामान भेज देते हैं, स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंटरकनेक्शन हो गया है, ठीक है। आज हम रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है, आज हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हमें नहीं पता होता, ठीक है, बांग्लादेश में क्या हो रहा था हमें पता नहीं होता अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, ठीक है ना, हमें उनका कुछ आइडिया होता कि वहाँ पे क्या हो रहा है। बट आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि हमें वहाँ पे जो हो रहा है हमें तुरंत सूचना मिलती है कि ये वहाँ पे ये चीज़ हो रही है, ठीक है। तो अब आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है, वो क्लियर हो चुका होगा। हम यहाँ पे एक स्लाइड में पूरा रिवाइज कर लेते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ ना छूटे, ठीक है। हमने देखा कि कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, सॉरी हम ये देखने वाले हैं, बट हम सबसे पहले ये रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन क्या था, हमने देखा कि मूवमेंट ऑफ ये वो सबका मूवमेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लोगों का मूवमेंट होता है, एंड कमोडिटीज का मूवमेंट होता है, आइडियाज का मूवमेंट होता है, कैपिटल का मूवमेंट होता है, ठीक है। इन शॉर्ट हमने बात की कि जो ग्लोबलाइजेशन होता है वो वर्ल्ड वाइड इंटर कनेक्शन को दिखाता है, ठीक है, जहाँ पे हर कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, ये हमने देखा। फिर हमने क्या देखा, हमने इसका पूरा कॉजेज देखा कि कॉजेज क्या है। हमने देखा कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये एंशिएंट टाइम से ही चला आ रहा है, बट कंटेम्प्रेरी टाइम में यानी आज के टाइम पे ये बूस्ट हुआ है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, इसके स्केल और स्पीड इंक्रीज हो गई है ग्लोबलाइजेशन की। जहाँ पे पहले ग्लोबलाइजेशन बहुत लिमिटेड तरीके से होता था, आज के टाइम पे बहुत बड़े तरीके से, बहुत बड़े वे में एंड बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है। फिर अब हम देखने जा रहे हैं कॉजेज को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। द प्राइमरी कॉज इज द फ्लो ऑफ आइडियाज, कैपिटल, कमोडिटीज एंड पीपल। जब एक जगह, फॉर एग्जाम्पल एक जगह से जब आप दूसरी जगह जाते हो तो आप अकेले नहीं जाते हो, आप अपना कल्चर लेके जाते हो, ठीक है, आप अपना आइडिया लेके जाते हो, ठीक है। तो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने लगे तो वो लोग अपने साथ साथ क्या ले जाने लगे, अपने आइडियाज ले जाने लगे, अपने गुड्स ले जाने लगे। फॉर एग्जाम्पल जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए, सॉरी यूरोपियंस आए, तो अपने साथ काजू ले आए, अपने साथ बहुत सारी और तरीके की सब्जियां ले आए, ठीक है।
ये सारी चीजें वो ले आए, उसके पहले हम नहीं खाते थे ये सारी चीजें, वो हमारे यहाँ लेके आए, अपनी आइडियाज हमारे यहाँ लेके आए एंड अपनी आइडियाज हमारे यहाँ छोड़ के चले गए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये ग्लोबलाइजेशन का हमारे यहाँ कॉज है। ठीक है, हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन तो वही लोग लेके आए। ठीक है, इसकी स्केल एंड स्पीड इंक्रीज हो चुकी है ड्यू टू विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, हिस्टोरिकल फाउंडेशन की बात करें तो पहले ठीक होता था, मतलब पहले हमने इनिशियली बात की कि ग्लोबलाइजेशन था, बट उसका जो स्पीड था और स्केल था बहुत लिमिटेड था, बहुत छोटा होता था। बट इसको बूस्ट मिलता है, इनिशियली बूस्ट मिलता है विद द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के साथ बूस्ट मिलता है। ठीक है, कि जब लोग तो अपनी लैंग्वेज मतलब अपने थॉट्स को पेपर्स में मतलब अपने प्रिंट करके, प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंट करके हजारों की संख्या में पैम्पलेट छपवा देते थे, पेपर में ऐड दे देते थे। ठीक है, तो इनिशियली बूस्ट कब मिला था? ठीक है, इनिशियली बूस्ट मिला था आपको प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के साथ साथ। ठीक है, मॉडर्न एरा में हम बात करें तो वही टेक्नोलॉजी की हेल्प के साथ साथ और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है आज के टाइम पे। इसका सबसे बड़ा ग्लोबलाइजेशन का अगर कोई कॉज है तो वो इन्वेंशन ऑफ टेक्नोलॉजी है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का जैसे इन्वेंशन हुआ, ठीक है, जैसे जैसे हमने टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एडवांस किया। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब हमने क्या क्या देख लिया, अभी कोर कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है। ठीक है, क्या देख लिया हमने? कोर कॉन्सेप्ट देख लिया है। ठीक है, कोर कॉन्सेप्ट हमने खत्म कर लिया, कॉजेज हमने देख लिए, अब हम देखने वाले कंसिक्वेंसेज। ठीक है, अभी तक कोई डाउट है तो बेझिझक पूछो, अगर कोई भी डाउट होगा तो हम आपको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कंसिक्वेंसेज की हम बात करें ग्लोबलाइजेशन के, तो इसको हमने 3 पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है। पहला पॉलिटिकल, दूसरा इकोनॉमिकल एंड तीसरा कल्चरल। ठीक है, 3 पार्ट में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे ही 3 पार्ट में लिखोगे। ठीक है, अब इन तीनों पार्ट को हम क्या करते हैं, एक एक करके समझते हैं। ठीक है, आई होप मैंने कल्चरल लिखा है क्या यहाँ पे? हाँ ठीक है, हाँ चलो ठीक है, समझते हैं इसको। ठीक है, अगर हम पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस की बात करें, ठीक है, पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस की बात करें तो इसमें 2 कंडीशन बनती हैं। क्या कंडीशन बनती हैं? अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस बोल रहा हूँ, सॉरी, पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस की, तो उसमें सबसे पहला जो कंडीशन बनता है, ठीक है, पहला कंडीशन जो बनता है वो होता है, वो बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो स्टेट की कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो चुकी है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन लीड टू द इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी, ये बोला जाता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज है। ठीक है, अब स्टेट यहाँ पे ये मत समझना कि आपका यूपी है, बिहार है। स्टेट का मतलब होता है, जब भी हम पॉलिटिकल साइंस में स्टेट की बात करते हैं तब हम बात करते हैं किसी देश के गवर्नमेंट की। ठीक है, गवर्नमेंट की, ठीक है, उस कंट्री की बात करते हैं। ठीक है, उस कंट्री की बात करते हैं। ठीक है, वेट, हेलो, आवाज आ रही है? एक मिनट रुक जाओ, हेलो, ठीक है। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे पहला जो कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है, वो है कि हम ये बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, स्टेट की जो कैपेसिटी है वो क्या हो चुकी है, इरोड हो चुकी है, यानी कम हो चुकी है। अब ये कैसे हो चुकी है ये हम देखते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये हम बोलते हैं कि जो पहले के जो स्टेट होते थे, यानी जब ग्लोबलाइजेशन अपने पीक पे नहीं था, इतना स्ट्रांग नहीं था, तो जो स्टेट होते थे यानी जो गवर्नमेंट्स होती थी वो क्या करती थी, वो वेलफेयर परफॉर्म करती थी, लोगों के वेलफेयर पे काम करती थी। ठीक है, मार्केट लोगों के, अभी हमने याद करो पहले चैप्टर में हमने यूएसएसआर के बारे में पढ़ा है, वहां पे स्टेट इंश्योर करता था मिनिमम, ठीक है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर करता था, वेलफेयर इंश्योर करता था। ठीक है, तो वो जो नेचर था, ठीक है, वो जो नेचर है स्टेट का कि वो वेलफेयर इंश्योर करेगा, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंश्योर करेगा, वो खत्म हो जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। किसकी वजह से? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब ये कैसे होता है ये समझो आप। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्शन होता है। ठीक है, कि सारे देश एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, ये है हमारा इंडिया, ठीक है, ये है हमारा अमेरिका। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा किसान रहता है जिसकी आमदनी बहुत कम है। ठीक है, जिसकी आमदनी क्या है, बहुत कम है। वो अपने जीने के लिए सिर्फ और सिर्फ किस पे निर्भर है? अपने खेती पे निर्भर है। हमारा अमेरिका में कोई एक फार्मर है, उसके पास सारी टेक्नोलॉजी है, जितना ये 1 महीने में उगाता है ये 2 दिन में उगा लेता है। ठीक है, जितना ये 1 महीने में उगाता है हमारा इंडियन वाला, इतना ये अमेरिकन वाला क्या करता है, ये 1 दिन में उगा देता है। ठीक है, इसके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, इसके पास फर्टिलाइजर है, इसके पास मॉडिफाइड जीन्स की सीड्स हैं, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब बताओ ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, इंडिया और अमेरिका एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है ये। ठीक
ठीक है, यानी हमारा सामान उनके यहाँ बिकने जा सकता है, उनका सामान हमारे यहाँ बिकने आ सकता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इंडिया का सामान जब यहाँ जाएगा बिकने, ठीक है, इंडिया का सामान यहाँ जाएगा बिकने, तो क्या होगा, इंडिया इसको पैसा मिलेंगे जो इंडियन फार्मर है, एंड जब यहाँ का जो फार्मर है यहाँ पे पैसा आए, इसका सामान यहाँ पे आएगा, ठीक है, इसका सामान यहाँ हमारे पास इंडिया में आएगा, तो इसका सामान यहाँ पे बिकेगा, तो इसको पैसे मिलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई आपको। अब देखो क्या होता है, जो हमारे इंडियन फार्मर है उसका प्रोडक्ट जब अमेरिका में जाएगा तो वो महंगा जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडियन जो फार्मर है उसने अपनी मेहनत की है, इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, इसने हल चला के मेहनत की है, उगाया है फसल को, ठीक है, हल चला के मेहनत करके, तो इसका प्राइस ज्यादा होगा क्योंकि मेहनत ज्यादा लगी है। ठीक है, तो ये जब वहां पे सामान बेचने जाएगा तो इसका सामान बहुत महंगा मिलेगा वहां पे। वहीं अगर हम कंपेयर करें, जो हमारा अमेरिकन फार्मर है वो अगर अपना सामान लाके इंडिया में बेचता है, ठीक है, तो उसका मेहनत कम लगा है तो अपनी प्राइस भी फिक्स रखेगा, कम रखेगा। वो क्या करेगा, ये इंडियन मार्केट में अपना जो सामान है वो लाके छोड़ देगा। अब क्योंकि उसका प्राइस कम है, हमारे इंडियन फार्मर से भी प्राइस उसका कम है, तो सारे लोग उसके प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। ठीक है, तो जो हमारा इंडियन फार्मर था ये तो बेचारा अपने मार्केट में भी नहीं बेच पाया, ना अमेरिकन मार्केट में बेच पाया, इसका तो नुकसान हो गया। अब इस कंडीशन में रोल आता है हमारी गवर्नमेंट का कि वो इसको सपोर्ट करे। ठीक है, बट चूंकि ग्लोबलाइजेशन है, सारी कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो अगर हमारी गवर्नमेंट इसको फंड करेगी, ठीक है, हमारी गवर्नमेंट इसको सब्सिडीज देगी, हमारी गवर्नमेंट इसको सारी चीजें बोलेगी कि आप अपना प्रोडक्शन बढ़ाओ, ये करो वो करो, तो अमेरिकन गवर्नमेंट इस पर दबाव बनाएगी कि आप हमारे फार्मर्स के साथ दगाबाजी कर रहे हो। अभी तक आपने बोल रहे थे कि आप हमारे यहाँ बेचो, हमारे यहाँ बेचते हैं, बट आप अपने फार्मर्स को उठाने के लिए हमारे फार्मर्स के प्रोडक्ट को खत्म करोगे। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन में ये जो नेचर है, वेलफेयर नेचर है स्टेट का, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे बात करती हैं, लॉ पे बात करती हैं, लॉ ऑर्डर मेंटेन करती हैं, नेशनल सिक्योरिटी की बात होती है। ठीक है, इस तरह से हम बोलते हैं कि जो स्टेट की कैपेसिटी होती है, ठीक है, कि स्टेट की कैपेसिटी मींस स्टेट हर वो फंक्शन कर सकता है जिससे वहां के लोगों का वेलफेयर हो सके, जिससे वहां के लोग अपलिफ्ट हो सके। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाती हैं। ठीक है, द मार्केट हैज बिकम द प्राइम डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल प्रायोरिटीज। ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारे लोग पैसे के पीछे जाते हैं, सोशल प्रायोरिटीज खत्म हो चुकी हैं, किसी को सोसाइटी से मतलब नहीं है। सबसे बड़ा ग्लोबलाइजेशन का झंडा लेके कौन भागता है? ठीक है, अमेरिका भागता है। आज के टाइम पे अमेरिका देखो, इसको नेचर की कोई फिक्र नहीं है। ठीक है, आज के टाइम पे ये ईवीज को खत्म कर रहा है, ईवीज मतलब जो गाड़ियां चलती हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलते हैं, उनको खत्म कर रहा है, तेल निकाल रहा है, तेल बेच रहा है, उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है। ठीक है, एमएनसीज जो हैं, ठीक है, एमएनसीज मल्टीनेशनल कंपनीज, आज आप देखोगे हमारे जो हमारे जितना भी आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप जो यूट्यूब पे ये लेक्चर सुन रहे हो, जहां पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, लाखों करोड़ों लोगों की जो इनकम है डायरेक्ट एमएनसीज से आती है। ठीक है, वो अगर प्रेशर बनाना चाहे तो गवर्नमेंट पे चुटकी से प्रेशर बना के अपनी बात मनवा लेंगे। ठीक है, इतनी पावर उनके पास आ चुकी है। एंड हमारी जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल और बिल्कुल क्या बोलते हैं, वो उसका जो नेचर है, वेलफेयर नेचर है, लोगों का हेल्प करना, वो सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। ठीक है, अब इसी में बात आती है, दूसरा जो रीजन है, इसी में बात आता है, नॉट ऑलवेज रिड्यूस ऑफ स्टेट कैपेसिटी। ठीक है, मतलब ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा टेक्नोलॉजी रिड्यूस करती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, पहला कंडीशन में देखा पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज कि स्टेट की कैपेसिटी रिड्यूस होती है। फिर हमने दूसरा कॉन्सिक्वेंस देख रहे हैं कि कैपेसिटी हमेशा रिड्यूस नहीं होती है, कभी कभी होती है बट हमेशा नहीं होती। अब कैसे नहीं होती? ठीक है, सम टाइम स्टेट कैपेसिटी कैन बूस्ट एज द कॉन्सिक्वेंसेज। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट की जो कैपेसिटी है वो बूस्ट होती है ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, कैसे होती है ये? ठीक है, देखो अब देखो, टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी आज के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज जो जो टेक्नोलॉजी इन्वेंट करती हैं वो एक दूसरे कंट्रीज के पास होती है। ठीक है, अब देखो, किसी कंट्री ने टेक्नोलॉजी इन्वेंट की, ठीक है, अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ क्या है, हमारी गवर्नमेंट के पास सबका डेटा है। ठीक है, आधार कार्ड में सबका डेटा है, आप कोई भी पेपर बनवाने जाओ सबका डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड है, सबका डेटा हमारी गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की मदद से ही है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से टेक्नोलॉजी है, एंड टेक्नोलॉजी की वजह से हमारी गवर्नमेंट के पास सबका डेटा है। ठीक है, अब देखो, गवर्नमेंट के पास जब सबका डेटा है कि कौन बच्चे कितने बच्चे हैं, कौन बूढ़ा है, कौन बुजुर्ग है, कितने पॉपुलेशन है, सबका डेटा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा आसानी होती है गवर्न करने में, लोगों की हेल्प करने में। ठीक है, तो ये भी एक ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, एक पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज है, एक निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है। ठीक है, तो समझ में बात आपको?
एक पहला हमने देखा कि हमेशा स्टेट की कैपेसिटी को इरोड करेगा, एंड दूसरा हमने देखा कि ऐसा नहीं है कि हमेशा इरोड करता है, कभी कभी बूस्ट भी कर देता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अब अगर हम बात करें इकोनॉमिकल कंसिक्वेंसेस की, ठीक है, तो इकोनॉमिकल कंसिक्वेंसेस की हम बात करते हैं जब, तो हम हाईलाइट करते हैं रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, जो कि ट्रेड को गवर्न करती हैं। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सिंपल सा मतलब होता है कि सारी कंट्रीज एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, इंटरकनेक्टेड कैसे हैं? ट्रेड से रिलेटेड, जब वो ट्रेड होता है, ठीक है, जब मूवमेंट होता है एक लोगों का दूसरे लोगों के देश में, ठीक है, यही सब होता है। ठीक है, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल, ऐसी दो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं। ठीक है, पैसे की लेन देन में, अगर कोई कंट्री फॉर एग्जांपल को लोन लेना है तो वो यहीं से लेंगी। अगर कोई कंट्री दिवालिया होती जा रही है, उसके पास लोन देने के पैसे नहीं है किसी कंट्री को, तो वो यहीं से ले लेंगे। ठीक है, तो ये सारी, ठीक है, अगर हम बात करें, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की, ठीक है, इकोनॉमिक कंसिक्वेंसेस की, वेट, तो देखो इसका मतलब ये होता है, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है, इट इन्वॉल्व ग्रेट इकोनॉमिक फ्लो बिटवीन कंट्रीज एंड कंट्रीज। ठीक है, ये सिंपल सा मतलब था कि कंट्रीज के बीच में जो इकोनॉमिक फ्लो होता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कैपिटल्स का, ठीक है, लोगों का, डेटा का, ठीक है, ग्रेटर ट्रेड इन कम्युनिटी अक्रॉस ग्लोब, ठीक है, रिडक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एंड मूवमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो भी हम इसमें बात कर रहे थे, ठीक है, इनिशियली इसमें हम बात कर रहे थे, ठीक है, कि हमारा जो फार्मर है, ठीक है, तो हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, जब यहाँ से ना अमेरिका से जब गुड्स आते हैं हमारे यहाँ, तो उस पर टैरिफ लगा देती है। ठीक है, ताकि उसका जो प्राइस हो ना, वो हमारी जब कंट्री के मार्केट में आए वो थोड़ा सा महंगा हो जाए। ठीक है, यानी हमारा फार्मर और उनका फार्मर जो है वो एक दूसरे के साथ उसके उनका प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिट कर पाए। ठीक है, यहाँ पे ये दिक्कत वो सही हो जाता है। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, वो जो टैरिफ लगाने का होता है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, और फ्री ट्रेड में तो एकदम खत्म हो जाता है। ठीक है, फ्री ट्रेड में तो एकदम टैरिफ खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके इसके जो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन है, इसके कुछ क्रिटिक्स भी हैं, यानी कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं एंड कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं इसको। ठीक है, जो क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं वही सेम वो देते हैं, ठीक है, आर्ग्यूमेंट देते हैं कि जो स्टेट है, ठीक है, उसका जो सोशल वेलफेयर का जो नेचर था वो खत्म हो चुका है। ठीक है, वो लोग बोलते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं वो लोग बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सिर्फ और सिर्फ कुछ स्मॉल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज को ही बेनिफिट मिला है। जो लोग अच्छे पैसे वाले थे, जो अच्छा ट्रेड करना जानते थे, उनको ही बेनिफिट मिला है। बाकी सब लोग क्या हो चुके हैं, मार्जिनलाइज हो चुके हैं, एकदम हाशिए पे जा चुके हैं, उनके पास कुछ नहीं बचा है। ठीक है, और ये लोग बात करते हैं सोशल सेफ्टी नेट की। ठीक है, किसकी बात करते हैं ये लोग? सोशल सेफ्टी नेट की बात करते हैं। सोशल सेफ्टी नेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, सोशल सेफ्टी नेट का मतलब होता है प्रोटेक्ट द इकोनॉमिकली वर्नरेबल्स। मतलब क्या होता है इसका? देखो सुनो, थोड़ा सा हैवी वर्ड है, ठीक है, इसका आप सुनना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हो यहाँ पे। ठीक है, सोशल सेफ्टी नेट का मतलब होता है कि आप क्या करो, जो बाहर के जो गुड्स आ रहे हैं, ठीक है, जो बाहर के गुड्स आ रहे हैं हमारी कंट्रीज में, जिनकी वजह से हमारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं वो कम होते जा रहे हैं, वो खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, बाहर से कोई सामान आया हो, फॉर एग्जाम्पल किसी प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है मेड इन अमेरिका एंड एक प्रोडक्ट पे लिखा है मेड इन इंडिया, तो ज्यादातर लोग कहाँ जाएंगे? अमेरिका की तरफ जाएंगे कि वहाँ का प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो इसलिए बात होती है, ये लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं, ये लोग हमेशा बात करते हैं सोशल सेफ्टी नेट की। ठीक है, सोशल सेफ्टी नेट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो कंपनी है, हमारी जो कंपनीज हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको थोड़ा सा राहत दी जाए। ठीक है, उनको थोड़ी सी राहत दी जाए, उनको थोड़ी सब्सिडीज दी जाए, उनको इस लेवल पे ले आया जाए कि वो लोग इंटरनेशनल जो कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट हैं उनके साथ कॉम्पिटिट कर पाए। ठीक है, ये सारी चीज़ों की बात करती है, सोशल सेफ्टी नेट की बात करते हैं कि इनको हमारे जो लोग हैं, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको सेव किया जाए। ठीक है, सोशल सेफ्टी नेट का मतलब होता है। सपोर्टर की बात करें, सपोर्ट इकोनॉमिकल सपोर्टर्स की बात करें अगर हम, ठीक है, तो इसमें क्या बात होती है? argues that global trade allow each economy to specialize and perform all its bits generating growth for the well-being of the people। ठीक है, इसमें बात करते हैं ये लोग कि देखो ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि फ्री मार्केट है, जो जितना अच्छा करेगा वो उतना अच्छा कमाएगा। ठीक है, जो जितना अच्छा करे वो उतना अच्छा कमाए, किसी को किसी के ऊपर रोक टोक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो बेस्ट है, जो बेटर है वो बेस्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, जो बेटर है वो बेस्ट होता जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास दम है तो आप आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ पे कोई भी, ये लोग इससे चिंतित नहीं है कि वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा।
ये लोग सिंपली बात करते हैं कि अगर आप में दम है तो आओ करो, ठीक है। Moderate supporters see globalization as a challenge that can be responded to intelligently, not as inevitably that must be accept wholesale, ठीक है। मतलब जो मॉडरेट सपोर्टर्स हैं, ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन को ऐसा चैलेंज की तरह देखते हैं, ठीक है, कि कैसे हम उसको बचा भी सकते हैं, लोगों को बचा भी सकते हैं, एंड ग्लोबलाइजेशन का फुल यूटिलाइजेशन करके अपनी कंट्री को और ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो तीन कैटेगरी थी, एक क्रिटिसाइज करने वाले लोग थे, एक सपोर्टर थे और एक मॉडरेट्स थे, ठीक है। इनमें से तीनों का व्यूज आप एनालाइज करो, समझो एंड फिर बताओ कि कौन अच्छा सोचता है अपनी ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है। अगर हम बात करें कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस की, ठीक है, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस की अगर हम बात करें तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब हमारे यहाँ ग्लोबलाइजेशन आया, किसकी तरफ से आया, जब यूरोपियंस हमारे यहाँ इंडिया में आए, ठीक है, तो उनके साथ उनका कल्चर भी आया, एंड कल्चर के साथ साथ क्या हुआ, कल्चर के साथ हुआ ये कि आज के टाइम पे हम अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं एंड उनका कल्चर हम अपनाते जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कल्चरल होमोजेनाइजेशन, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक ही तरह का कल्चर डोमिनेट कर रहेगा, ठीक है। पूरी दुनिया में एक ही तरह का कल्चर डोमिनेट करेगा, क्यों, क्योंकि एक ये ट्रेंड है कि जो पावरफुल कल्चर्स हैं वो वीकर जो कल्चर है उसके ऊपर डोमिनेट करते हैं। तो ये हमेशा है कि जो कमजोर है उसके ऊपर डोमिनेट करेगा मजबूत वाला, ठीक है। हर जगह की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि कल्चरल कंसिक्वेंसेज में ऐसा होता है कि कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो जाता है, मतलब वेस्टर्न कल्चर, जो वेस्टर्न वैल्यूज हैं, जो वेस्टर्न पहनावा है, जो वेस्टर्न थिंकिंग है, वो पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेट करने लगती है एंड हर जगह एक ही तरह का कल्चर दिखने लगता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैकडोनाल्डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये MC डोनाल्ड वाला है, ठीक है, मैकडोनाल्ड वही वाला है, बर्गर वाला, ठीक है, इसी को हम इसी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव कंसिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन भी, ठीक है, पॉजिटिव कल्चरल कंसिक्वेंसेज भी हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वहाँ पे सारे कल्चर एक दूसरे मतलब सारे दुनिया में एक ही तरह का कल्चर होने लगेगा। इसका कुछ पॉजिटिव भी चीज़ें हैं, जैसे इनलार्जिंग चॉइस, ठीक है, कई तरह के कल्चर हैं तो आपको जो फॉलो अच्छा लगता है वो फॉलो करो आप, ठीक है। डाइवर्स आउटकम, ठीक है, डाइवर्स आउटकम फॉर एग्जाम्पल एक तरह का कल्चर अगर होगा तो सबकी थिंकिंग एक तरह की होगी। जब 1000 तरह के कल्चर हैं, सब लोग अपना अलग अलग कल्चर है, सबकी थिंकिंग अलग अलग है, सबका तरीका अलग अलग है, तो डाइवर्स आउटकम होता है, सबके अलग अलग आउटकम होते हैं, ठीक है। टू वे एक्सचेंज, अब भी हमने बात की कि पूरी दुनिया में एक ही कल्चर डोमिनेट करता है, बट ऐसा नहीं है कि वो लोग हमारे कल्चर से इन्फ्लुएंस नहीं हुए। आप देखोगे कि वहाँ पे भी इंडियन शाड़ी पहनते हैं लोग, इंडियन कुर्ता पहनते हैं लोग, ठीक है, इंडियन खाना बहुत अच्छा पसंद करते हैं वो लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वन वे होता है, ये टू वेज एक्सचेंज होता है। अगर हमारे यहाँ इन्फ्लुएंस हो रहा है तो उनके यहाँ भी होता है, बट ये है कि हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अदरवाइज सारी चीज़ें यहाँ पे बराबर हैं। तो ये हमने सारी चीज़ें बात कर ली हैं, ठीक है, कि पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या हैं, ठीक है। स्टेट कैपेसिटी को इरोड करता है, ठीक है, कभी कभी बूस्ट भी कर देता है, ठीक है। शिफ्ट टू मिनिमलिस्टिक स्टेट का मतलब वही होता है कि जब स्टेट पहले जो सारे फंक्शन परफॉर्म करना था अब वो बहुत कम मिनिमल सी फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब हमने इकोनॉमिक बात की कि हमने देखा कि रोल IMF और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रोल बहुत अच्छा होता है, ठीक है, मतलब ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, ठीक है। इंक्रीज इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ी हुई है, ठीक है। फिर हमने सोशल सेफ्टी नेट की बात की कि सोशल सेफ्टी नेट क्यों रिक्वायर जरूरी होता है, ठीक है। कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज की अगर हमने बात की तो यहाँ पे हमने बात की होमोजेनाइजेशन की, मतलब हर पूरे दुनिया में एक ही तरह का कल्चर डोमिनेट करेगा, ठीक है। इम्पोजिशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर की हमने बात की, ठीक है। हेट्रोजेनाइजेशन की बात की हमने कि ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही तरह का, जब पूरे दुनिया में कई तरह के कल्चर हैं तो ऐसा नहीं होगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही तरह की थिंकिंग होगी। सब लोग जो अलग अलग कल्चर के होंगे सब लोग अपना अलग अलग तरीका फॉलो करेंगे, सबके अलग अलग थिंकिंग तरीका होगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, लोगों का जो चॉइस है कि आपको कौन सा फॉलो करना है वो सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आपको जो फॉलो करना है, जो अच्छा लगता है आपको वो कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, ठीक है। अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कब हुआ, ठीक है। तो देखो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया जो कॉलोनियल पीरियड में, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड की अगर हम बात करें तो इनिशियल कॉलोनियल पीरियड की बात करते हैं, ठीक है। इनिशियल कॉलोनियल पीरियड की अगर हम बात करें, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग का जब कॉलोनीज हम बनना अभी धीरे धीरे बन ही रहे थे, ज़्यादा पूरा नहीं बने थे, ठीक है। तो अगर हम तब की बात करें तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे हम क्या करते थे, हम रॉ मटेरियल को क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल
हमारे यहाँ से क्या होता था, हमारे यहाँ से कॉटन जाता था वहाँ पे, नील जाता था वहाँ पे, सारी चीज़ें वहाँ पे जाती थी एंड वहाँ से हमारे यहाँ बन के आती थी सामान, ठीक है। हमारे यहाँ पे स्वेटर बनता था उससे, मतलब हमारे यहाँ पे वहाँ से शर्ट बन के आती थी, ये सारी चीज़ें होती थी, ठीक है। अब देखो हम आज़ाद होते हैं 1947 में, ठीक है। एंड 1947 से लेके 1991 तक हम एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं जिसका नाम होता है प्रोटेक्टिज्म, ठीक है। प्रोटेक्टिज्म का मतलब होता है कि हम अभी तक जो अभी 200 साल 300 साल तक हम टोटली डिपेंड थे किसी पे अपनी सारी चीज़ों के लिए, अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे, ठीक है। अब हम कहीं से कुछ नहीं मंगाएंगे, हम अपनी मार्केट को पूरी तरह क्लोज कर देंगे, हमारे यहाँ बाहर से कुछ नहीं आएगा, जो उगेगा हमारे यहाँ उगेगा, हम वही खाएंगे, ठीक है। ये हमने बात की, ठीक है। तो 1947 से लेकर 1991 तक ये सारी चीजें हो गई थी, ठीक है। गोल क्या था इसका, सेल्फ रिलायंस का, कि हम अपनी चीजें खुद बनाएं, ठीक है। हमने इंपोर्ट जो हमारे यहाँ होते थे उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि अब हमारे यहाँ कोई वो नहीं होगा, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट हुआ स्लगिश ग्रोथ। स्लगिश ग्रोथ का मतलब क्या होता है, ये जो देख रहे हो ये सील है, ठीक है, कितना धीरे धीरे चलती, ऐसी धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी उस टाइम पे, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ बाहर से पैसे आ नहीं रहे थे, कुछ ऐसी चीजें नहीं थी जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, कुछ ऐसी चीजें, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था बाहर से, ठीक है। तो सारी चीजें बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, ठीक है। बट एक टाइम आता है 1991, क्या टाइम आता है 1991, एक टाइम आता है। इसी टाइम पे याद करो यूएसएसआर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो चुका था। एंड हमने उस टाइम पे बात की थी यूएसएसआर एंड इंडिया के रिलेशन में, हमने बात की थी कि इंडिया की पॉलिसी हमेशा 1991 तक यूएसएसआर की तरफ टिल्टेड रही है, ठीक है। तो हमने बात की थी टिल्टेड रही है एंड 1991 में उसका डिसइंटीग्रेशन होता है। तो जब इंडिया देखता है कि भाई जिसको हम फॉलो करते थे उसकी पॉलिसी बिल्कुल चल ही नहीं पाई, तो हम क्या बात करें, हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि अब यहाँ से धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी खोल देते हैं, ठीक है। इसी टाइम पे हमारे यहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ बिल्कुल रहने खाने के पैसे नहीं बचते हैं, लोगों के पास सैलरी देने के पैसे नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसी टाइम पे हमारी जो गवर्नमेंट होती है, मनमोहन सिंह ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं एंड ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ले आते हैं, ठीक है। जिसमें हम बात करते हैं एलपीजी की, ठीक है, एलपीजी की, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। यानी जो अभी तक हम अपनी इकोनॉमी को बहुत क्लोज करके बंद करके रखे थे, ठीक है, अब हम उसको क्या करने वाले हैं, अब उसको हम खोलेंगे ताकि बाहर के लोग आए हमारे यहाँ वो करें, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करें, बाहर की कंपनीज आए उनको खोले, हमारे लोग उनसे कॉम्पिटिट करें, ठीक है। ये सारी चीजें देखते हैं हम, ठीक है। तो इंडिया की पूरी कहानी हमने समझ ली है, ठीक है। अब देखो ये हमने देख लिया है कि कॉन्सिक्वेंस इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है ये। फिर उसके बाद ये टॉपिक रहता है एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट एंड आइडिया ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा समझा दूंगा, बस आप ये सारी चीजें पढ़ लेना, जैसे वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है, WFS, ये कब है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट होते हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं एंड जो अदर जो लोग होते हैं जो अपोज करते हैं ग्लोबलाइजेशन को, ये सभी हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जैसे देखो कुछ लेफ्ट विंग होती हैं और जो राइट विंग होती हैं। लेफ्ट विंग क्या होती है, राइट विंग क्या होती है, समझो आप बात को, ठीक है। ये कुछ नहीं होता है, जो लोग सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, ठीक है, उनको हम लेफ्ट विंग बोलते हैं, ठीक है। जो लोग ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं, उनको हम राइट विंग बोलते हैं, ठीक है। तो दोनों लोगों का रेजिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है। दोनों लोग अलग अलग थिंकिंग रखते हैं, दोनों लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, ठीक है। लेफ्ट विंग जो लोग हैं वो लोग एंटी कैपिटलिस्ट होते हैं, ठीक है, यानी ग्लोबलाइजेशन को बिल्कुल अपोज करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ पुअर की बात करते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन की वजह से अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, उस पर कमजोर काम करो, जो पुअर है उसकी प्रोटेक्शन की बात ये लोग करते हैं, ठीक है। लिबरलाइजेशन को अपोज करते हैं। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट जो पहले होता था कि गवर्नमेंट सारी चीजें कंट्रोल करती थी, इंडस्ट्रीज कंट्रोल करती थी, धीरे धीरे अब वो प्राइवेट हाथों में जा रहा है, तो इसको ये लोग अपोज करते हैं, ठीक है, समझ आई बात। अब जो राइट विंग पार्टीज के लोग हैं ये सारी चीजें, मतलब जो अभी हमने बात की लेफ्टिस्ट वाली, ठीक है, लेफ्ट वाली, वो इनके पास दिक्कत नहीं। ये लोग ज्यादातर किससे वो है, ठीक है, ये लोग जो कल्चरल जो डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, जो कल्चरल इरोजन हो रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। कल्चरल पर्सपेक्टिव प्रिजर्वेशन पे ज्यादा फोकस करते हैं। इसका एग्जांपल लिख लो, जैसे कांग्रेस का हमारे यहाँ लेफ्ट विंग है, ठीक है, कांग्रेस जो है वो लेफ्ट विंग पार्टी है हमारे यहाँ, एंड वो
हमेशा प्रोटेक्शन ऑफ पुअर की बात करती है, ठीक है। एंड भाई जो राइट विंग है, ठीक है, जो राइट विंग है वो है बीजेपी, ठीक है, बीजेपी राइट विंग है, ठीक है। ये लोग वो नहीं देखते, ये लोग तो भाई खुलेआम वो करते हैं, पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं एंड बाहर से इन्वेस्टमेंट भी ले आ रहे हैं, तो ये लोग उससे नहीं डरते हैं। ये लोग ज़्यादा जो कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज होता है, अभी हमने बात की ना ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सिक्वेंसेज की बात की, तो उसमें जो लास्ट जो कॉन्सिक्वेंसेज थे, जो रिजल्ट था उसके लिए ये लोग ज़्यादा चिंतित होते हैं। एंड आप देखोगे जो बीजेपी है वो जो इंडियन जो तरीका है, जो इंडियन कल्चर है उसको प्रमोट कर रही है, ठीक है। इन फॉर एग्जाम्पल वो जो वेस्टर्न कल्चर अभी तक जो डोमिनेट कर रहा था उसको हटा के अब जो इंडियन कल्चर है उसको डोमिनेट कराने की कोशिश कर रही है, ठीक है। ट्रेडिशनल वैल्यूज लूज फियर, ठीक है। जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है, ये लोग बात करते हैं कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है उसको खोने का डर है इन लोगों को, ठीक है। एंटी फॉरेन इन्फ्लुएंस, ठीक है। एंटी फॉरेन इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि ये लोग जो फॉरेन में जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, जो फॉरेन में चीज़ें हो रही हैं वो यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं करते लोग, ठीक है। बाहर ये हो रहा था हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए, ये लोग अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ ग्लोबल प्लेटफॉर्म की बात करें, जैसे वर्ल्ड सोशल फोरम एंड एंटी WTO सेटल प्रोटेस्ट, ये हम थोड़ा देखते हैं, ठीक है। भाई एक मिनट, तो एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एंटी ग्लोबलाइजेशन का मूवमेंट, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो एंटी ग्लोबलाइजेशन जो है, इसका मतलब ये नहीं होता कि हम ग्लोबलाइजेशन को अपोज कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अभी तक हम जो देख रहे थे, फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि इंटरकनेक्शन होता है, सब लोग ये दूसरे पे डिपेंड है। तो आज के टाइम पे देखो, आज के टाइम पे जो इंडिया है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी वाइज क्या है, टेक्नोलॉजी वाइज पूरी तरह अमेरिका पे डिपेंड है। अमेरिका की सारी कंपनीज क्या करती हैं, हमारे यहाँ काम करती हैं एंड उस पर हम टोटली डिपेंड है, ठीक है। तो अगर आप बात करो, एक काम करो कि इंडिया और अमेरिका में थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुई एंड अमेरिका ने अपनी सारी जो कंपनीज हैं, जो टेक कंपनीज हैं उनको पीछे खींच लिया, ठीक है, तो इंडिया का क्या हाल होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये टोटली डिपेंडेंस हमारी बना दे रहा है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम टोटली किसी और कंट्रीज पर डिपेंड हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका विरोध करते हैं ये लोग, ठीक है। ये जो नया इंपीरियलिज्म है ना, इंपीरियलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब वो लोग, हम पहले तो ब्रिटिशर्स थे जिनको हम, जो हमें गुलाम बना के गए, ठीक है। अब ये एक नया तरीका नियो लिबरल प्रोग्राम है जहां पे हम वो बोलेंगे तो नहीं कि हमारे गुलाम है, बट हम इनडायरेक्टली उनके गुलाम बन चुके हैं, ठीक है। तो ये जो न्यू फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म है इसको ये लोग अपोज करते हैं, ठीक है। एंटी ग्लोबलाइजेशन का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि हम ग्लोबलाइजेशन को अपोज कर रहे हैं। एंटी ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जो न्यू फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म आ रहा है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, उसको हम अपोज करते हैं, ठीक है। इसी को देखते हुए वर्ल्ड सोशल फोरम बना था, ठीक है, 19 किसका बना था ये, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग इसकी हुई थी 2001 में, यानी 2001 में ही बना होगा ये, ठीक है। प्रोटो में हुई थी अल्जीरिया में, ब्राज़ील में, एंड 2004 में इसकी मीटिंग मुंबई में हुई है, एंड 2018 में ब्राज़ील में हुई है, ठीक है। तो ये इसका जो पूरा कहानी है, थोड़ा सा पढ़ लेना आप, ठीक है। एंड अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन का कॉजेज देख लिया हमने, इंडिया का देख लिया हमने, रेजिस्टेंस देख ली, कॉन्सिक्वेंसेस देख लिया, ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, ठीक है। तो चलो, एंड कुछ और भी चीज़ें हम प्लान कर रहे हैं, उसके लिए हम बात करते हैं आपसे, ठीक है। तो चलो, आई होप ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।